जय हिंद दोस्तों। आइए आज बात करते हैं जीव जनन कैसे करते हैं। ये अध्याय 8 है। ओके, अध्याय 8 है। अगर आप बायोलॉजी सिर्फ बायोलॉजी देखें तो उसके अनुसार अध्याय 3 होगा, 10वीं क्लास का है। तो आप ये जो बैच है यह मतलब 2023 का फोकस करके बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग अगर हमारे चैनल से 2023 तक जुड़े रहेंगे तो मैट्रिक में अच्छे अंक जरूर आएंगे। तो बने रहे हमारे साथ। चलिए आज हम जानते हैं जीव जनन कैसे करता है। कहता है जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव सजीव क्या करते हैं, अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगर जीव जनन नहीं करेगा तो क्या होगा कि धरती पर से जीव नष्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए दूसरा है कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र। गुणसूत्र जो कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, जिसको कि गुण ये गुणसूत्र ये जो होता है, गुणसूत्र में क्या पाया जाता है, डीएनए, जिसको डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ये उसके अणुओं में आनुवंशिक गुण होता है। तो आनुवंशिक गुण क्या होता है, जैसे कि किसी के पिता अगर मतलब होता है कि किसी के पिता का अगर कान खराब होता है, कान खराब हो तो हो सकता है कि उसके बच्चे का भी कान खराब हो सकता है। कोई किसी का पिताजी अगर बीमार ज्यादा रहते हैं तो उसके बच्चे भी बीमार रहते हैं। ये हुआ आनुवंशिक गुण, ठीक है। या जिस तरह का बिहेव अगर उसके पिताजी का रहता है, जिस तरह के उसके मतलब जो होता है बिहेव उसके पिताजी का रहता है, उसी तरह उसका बिहेव क्या हो जाएगा, उसके बच्चे का भी रह सकता है, हो सकता है। इसी को कहते हैं आनुवंशिक गुण। और वह आनुवंशिक गुण कब काम देता है, जैसे कि अगर कहें कि मतलब कोई बच्चा अगर पहले खो गया है, कुछ दिन पहले खो गया था, ठीक है, कुछ दिन पहले खो गया था। अब क्या हो रहा है कि मिला है लेकिन वो बच्चे पिता को पहचान नहीं रहे हैं। पिता कह रहे हैं कि तुम मेरा बेटा हो, लेकिन क्या हो रहा कि वो ये बच्चे नहीं पहचान रहे हैं अपने पिता को। तो कह रहे हैं तुम ही मेरा बेटा हो, लेकिन बच्चे नहीं पहचान रहे। तो क्या होता है कि उस स्थिति में डीएनए चेक कराने पर दोनों का डीएनए क्या होगा, दोनों का डीएनए एक ही मिलेगा। तो कहेंगे कि नहीं इसका ही पुत्र है, ठीक है। अगला बात करें तो डीएनए प्रतिकृति बनाता है, यानी कि तथा नई कोशिकाएं बनाता है। इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये नई कोशिकाएं एक समान है, ठीक है ना, परंतु समरूप नहीं। मतलब क्या कहता है कि कोशिकाएं बनाता है, इसमें कोशिकाएं में विभिन्नता उत्पन्न होती है, अलग अलग होती है कोशिकाएं, ठीक है ना। विभिन्नता है कोई बरात, लेकिन समरूप नहीं होते हैं। ये समरूप नहीं होते यानी कि एक समान नहीं होते हैं। कोशिकाएं एक समान है परंतु समरूप मतलब एक जैसा दिखने वाले नहीं है। ओके, आगे हम आप बात करते हैं विभिन्नता का महत्व के बारे में। विभिन्नता का महत्व, विभिन्नता का महत्व का बात करें तो यहाँ पर कहता है लंबे समय तक प्रजाति की उत्तरजीविता बनाए रखने में ये विभिन्नता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैव विकास का आधार है ये विभिन्नता, ठीक है। जैव विकास यानी कि जीवन का विकास का क्या है, आधार है। अब प्रजनन के प्रकार का बात करते हैं तो प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक प्रजनन, एक लैंगिक प्रजनन। अब कहेंगे अलैंगिक प्रजनन, जिसमें क्या होता है कि जनक जो होते हैं, जिसमें एक ही जनक यानी कि एक ही जनक क्या करते हैं, जन्म में यानी कि अपने जैसे संतति को उत्पन्न करने में एक ही जनक भाग लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, अलैंगिक जनक। जैसे कि पौधा में कोई दूसरा जनक नहीं होता है, सिर्फ वो अकेले जन्म देता है दूसरे पौधा को, तो उसको कहते हैं अलैंगिक जनक। कुछ जीव भी है जो कि निम्न प्रकार के जीव होते हैं, उसमें अलैंगिक जनन होते हैं, ठीक है ना। लैंगिक जनन, जैसे कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, लैंगिक जनन का बात करें तो लैंगिक जनन यहाँ पर जो है लैंगिक जनन कहते हैं जिसमें कि स्त्री और पुरुष, क्या, स्त्री और पुरुष यानी कि नर और मादा होता है। जैसे कि मनुष्य, तो मनुष्य के स्त्री और पुरुष होते हैं। जैसे कि और जानवर का कोई बात करें, गाय का बात करें तो गाय और बैल होता है, यानी कि अपने जैसे संतति उत्पन्न करने के लिए उसमें दो जनक भाग लेते हैं, तो उसी को लैंगिक जनन कहते हैं। चलिए अब हम अलैंगिक जनन को थोड़ा विस्तार से जानते हैं, और विस्तार से आगे चलकर जानेंगे। अभी थोड़ा विस्तार से जानेंगे।
आइए हम पहले इसको जानते हैं। यहाँ पर अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन अभी जैसे हम पढ़े कि अलैंगिक जनन जिसमें कि एक ही जीव भाग लेते हैं, जिसमें कि एक ही जनक होते हैं, यानी कि माता पिता एक ही होते हैं, तो उसको अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से कहा गया है अलैंगिक जनन मतलब एक ही जीव नए जीव का उत्पन्न करता है, एकल जीव। युग्मक का निर्माण होता है, यानी कि जैगोट का निर्माण होता है। नया जीव पैतृक जीव के समान या समरूप होते हैं। नया जीव मतलब क्या, जैसे पेड़ पौधा, तो ये अलैंगिक जनन हम बताए कि पेड़ पौधा यानी कि निम्न प्रकार के जीवों में अलैंगिक जनन होता है। जैसे कि पेड़ पौधा अपने जैसे पेड़ को जन्म देता है, यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम पेड़ दिखता है, जैसे एक आम का पेड़ दूसरे आम के पेड़ का पेड़ जैसा दिखता है, एक लीची का पेड़ दूसरे लीची के पेड़ के जैसा दिखता है, तो बिल्कुल समान यानी कि समरूप होते हैं, ठीक है ना। ये कहता है सतत गुणन के लिए उपयोगी माध्यम है। सतत गुणन मतलब एक जैसे कई बच्चे को जन्म देने के लिए, जैसे एक पौधा हजारों बच्चे को जन्म, हजारों अपने जैसे पौधे को जन्म दे सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक होता है, क्या क्या कहें कि यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक होता है। चलिए हम लैंगिक जनन का बात करते हैं। तो ये दो एकल जीव है, यानी कि दो जनक इसमें भाग लेते हैं, जैसे कि हम बताए अभी दो जनक इसमें भाग लेते हैं, जैसे स्त्री और नर और मादा, ठीक है। जानवर और जानवर बहुत सारे ऐसे जीव हैं, यानी कि उच्च कोटि के जीव कहिए, मनुष्य कहिए, इसमें दो जनक भाग लेते हैं, वो नर एवं मादा मिलकर नया जीव यानी कि संतति को जन्म देते हैं। ये कहता है नर युग्मक वो मादा युग्मक बनते हैं, मतलब नर युग्मक वो मादा युग्मक जैगोट बनते हैं। नया जीव आनुवंशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होते हैं परंतु समरूप नहीं, मतलब नया जीव जो होते हैं आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। आनुवंशिक का मतलब हम बता दिए थे, आनुवंशिक गुण होता है यानी कि जिस तरह से पिता का बिहेव होता है उसी तरह हो सकता है कि उसके पुत्र का भी बिहेव होगा, ठीक है ना। मतलब अगर कोई कुछ बीमारी है, ठीक है ना, तो हो सकता है आनुवंशिक गुण के कारण उसके बच्चे को भी बीमारी हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि उसके बच्चे को बीमारी होगा ही होगा, ऐसा भी नहीं है, हो सकता है, ठीक है ना। प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होती है, प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होती है लैंगिक जनन, ठीक है ना। विभिन्नता यानी कि अलग अलग बांटने में सहायता होता है। उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है, ये लैंगिक जनन किसमें होता है, उच्च वर्ग के जीवों में लैंगिक जनन होता है, निम्न वर्ग के जीवों में नहीं होता है। चलिए अब हम अलैंगिक जनन की कुछ विधि, अलैंगिक प्रजनन की विधि के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं विखंडन। विखंडन कहता है इस प्रक्रम में कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। कोशिकाएं जैसे यहाँ पर अमीबा है, इसके अंदर कोशिका है, देख रहे हैं यहाँ अंदर इसके कोशिका है। ये क्या हो गया कि धीरे धीरे टूटने लगा, धीरे धीरे टूटते टूटते ये इस तरह से बन गया, ये टूट के अलग अलग हो गया, फिर ये दो संतति बन गया। संतति मतलब दो, दो मतलब अपने जैसे बच्चे को जन्म दे दिया, दो जीव बन गया, यानी कि एक ही जीव क्या हो गया कि दो टुकड़ों में विभाजित हो गया, तो ये दो जीव बन गए, यानी कि इसको द्विखंडन कहते हैं। जीव दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव दो भागों में, मतलब जीव की कोशिकाएं दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, द्विखंडन कहलाता है। अब बहुखंडन का बात करें तो जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगा। यहाँ दो कोशिका में विभाजित हुआ, तो वो इसमें बहुत सारी कोशिकाओं में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, और प्रत्येक कोशिका एक नए जीव को जन्म देगा। वो किस में होता है, तो प्लेजियमेडियम में, प्लेजिडियम में होता है ये ऐसा गुण, जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, इसको बहुखंडन कहते हैं। इस तरह से नए जीव का उत्पन्न होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं खंडन। खंडन में क्या होता है, इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले कुछ बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। मतलब बहुकोशिकीय जीव ही, मतलब ये वह जीव ही छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़ा वृद्धि करके नए जीव विकसित हो जाते हैं, इसमें तो क्या कहते हैं, खंडन। खंडन में क्या कहा, बढ़िया से पढ़िएगा। इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव, सरल संरचना वाला बहुकोशिकीय जीव होता है, जीव विकसित होकर बड़ा होकर क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, यानी कि खंडित हो जाता है। वे टुकड़े
वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाता है। जैसे कि एस्पायरोगोरा जो होता है, ये मतलब क्या होता है कि वह खंडित होकर कई मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। एस्पायरोगोरा यहाँ पर जिस तरह से देख रहे हैं चित्र को। चलिए आगे हम बात करें, खंडन हम समझ गए। इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। ये टुकड़े वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाता है। अब आगे हम बात करते हैं पुनरुद्भवन यानी कि पुनर्जन्म। इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव टुकड़ों में टूट जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है। यानी कि कुछ कारणवश, जैसे देख रहे हैं ये हाइड्रा, मतलब ये प्लेनेरिया है, ठीक है। तो ये प्लेनेरिया देख रहे हैं कि ये जीव ही टूट गया, पूंछ अलग, धड़ अलग, सिर अलग, लेकिन सब सब भाग में क्या हो गया, एक नए जीव का निर्माण हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, सभी जगह एक नए जीव का निर्माण हो गया। तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव, पुनरुद्भवन में क्या होता है, इस प्रक्रम में जब कोई कारणवश कोई जीव मतलब कुछ टुकड़ों में विभाजित हो जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा से नए जीव का जन्म हो जाता है। जैसे कि हाइड्रा का बात करें, हाइड्रा का, तो हाइड्रा देख रहे हैं यहाँ पर टूट गया और क्या हो गया, टूट करके कई अलग अलग जीवों में क्या हो गया है कि यहाँ पर मतलब बन गया, ठीक है। जितना टुकड़ा टूटेगा उतना टुकड़ा बन जाएगा, मतलब जीव का निर्माण हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं मुकुलन। इस प्रक्रम में क्या होता है कि जीव के शरीर से में एक उभार आता है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, ठीक है ना, उभार होता है जिससे मुकुल कहते हैं। यह मुकुल पहले नन्हे फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है तथा जनक से अलग हो जाता है। तब क्या होता है, जैसे कि मतलब आप देखे होंगे बांस में कोपर छोड़ता है, गाँव में क्या कर जाता है उसको कोपर, ठीक है ना। वो इसी तरह से मतलब ये बांस का उसके जड़ से क्या हो जाता है कि इसी तरह से जीव उत्पन्न होता है, ठीक है। धीरे धीरे यही फिर से बड़ा हो जाता है। जैसे कि देखे होंगे केला का पौधा में इसी तरह से जड़ से क्या होता है, मुकुल निकलता है, ठीक है। और ये बड़े होकर के धीरे धीरे ये अलग होकर के एक नया पौधा बन जाता है। फिर अपने माँ से इसको कोई रिलेशन नहीं होता है, ये क्या हो जाता है कि अपने अपने से ये पालन पोषण कर सकता है। ओके, आप स्क्रीन शॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ओके, चलिए, यह मुकुल पहले नन्हे फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है तथा जनक से अलग हो जाता है। जैसे कि हाइड्रा, ईस्ट, खामीर का बात करें तो ये सब क्या हो गया कि मतलब मुकुलन के रूप में हो गया। आगे बात करते हैं बीजाणु समागम। क्या कहता है, कुछ जीवों के जन तंतुओं के सिर पर बीजाणु धानी बनते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं बीजाणु धानी बनते हैं, जिनमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु गोल संरचना होते हैं जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होती है। अनुकूल परिस्थितियों मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं और फिर क्या होता है, ये टूट जाता है। तो ये वृद्धि करने लगता है तो इसी से क्या हो जाता है, नए जीव का उत्पन्न हो जाता है। इसको बीजाणु समागम कहते हैं। ये जितना पढ़ रहे हैं ये अलैंगिक जनन की ही विधि है, यानी कि अकेले जनक ही अपने जैसे संतति को जन्म दे रहे हैं, ठीक है ना। क्या कहा कि कुछ जीवों के तंतुओं के सिर पर बीजाणु धानी बनते हैं, जिनमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु गोल संरचना की होती है जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होती है। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगता है और बढ़ के ये क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो नए जीव उत्पन्न हो जाता है। अब हम बात करते हैं कायिक परिवर्तन। कुछ पौधों में नए पौधों का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से होता है। इसको कायिक परिवर्धन कहते हैं, ठीक है ना। कायिक परिवर्धन कुछ जीवों में क्या होता है कि ये जो मतलब उसके जड़ या उसके तना या पत्ती से, ठीक है ना, इस तरह से हो जाता है मतलब जन्म। जैसे कि नींबू का पौधा अगर होता है, नींबू के पौधे को क्या करिए, नींबू के नींबू के पौधा का क्या करिए कि अगर मतलब नींबू का पौधा अगर बड़ा है तो उसका थोड़ा सा उसका टहनी जो है धरती के अंदर क्या करिए, दबा दीजिए, उसको मिट्टी का अंश लगा दीजिए, तो फिर से उसमें क्या हो जाता है, सिर छोड़ देता है, ठीक है ना। रूट निकल आता है। तो वही हो गया क्या, कायिक परिवर्धन की विधि हो गया, ठीक है ना। प्राकृतिक विधि द्वारा
ये जैसे कि जड़ द्वारा, डहलिया शकरकंद का पौधा, ये जड़ द्वारा वो अपने जैसे नए जीव का उत्पन्न करने लगता है। तने द्वारा, आलू और अदरक जैसे कि तना द्वारा क्या हो जाता है, आलू को काट करके आप क्या करिए, ढक दीजिए मिट्टी के अंदर, उससे बीज मतलब क्या होता है, नए मतलब पौधे का निर्माण हो जाता है। अदरक, पत्ती द्वारा, जैसे ब्रायोफिलम की पत्तियों को कोर पर कलिकाएं होती है जो विकसित होकर नया पौधा बनता है। अच्छा, गांव में एक तो जिसको पंचफुट्टी कहा जाता है, पंचफुट्टी, या जिसको पत्थर चट्टा कहा जाता है, खाने में खट्टा जैसा लगता है, हम आपको दिखा देंगे, यहाँ पर दिखा देते हैं। ये जो होता है ना, क्या होता है कि इसको पचफुट्टी कहते हैं, यानी कि 5 टुकड़ों में पत्ते को अगर आप तोड़ तोड़ के 5 जगह इसे दे देंगे तो उससे भी नया पौधा जन्म ले लेता है, ठीक है ना। इसको पंचफुटी कहते हैं, या अगर शायद इसी का नाम ब्रायोफिलम की पत्तियों की कोर पर ये ब्रायोफिलम शायद नाम रखा गया है। या पंचफुटी गाँव में क्या कहा जाता है, पंचफुटी कहा जाता है, पंचफुटी। तो वो क्या हो जाता है कि मतलब 5 पेड़ उगाएंगे, अगर नमी वाला मिट्टी की जगह पे आप ढक देंगे तो वहां से 5 पेड़ उगाएंगे उसके पत्ते से, पचफुटी कहते हैं। अच्छा, ये पचफुटी आपको बता देते हैं, ये अगर आप क्या करेंगे, इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा पंचफुटी या पत्थर चट्टा किसको कहते हैं, ठीक है। ये आप अगर नहीं जानते हैं तो हम पत्ती दिखा रहे हैं। उसके बाद ये आप अगर किसी को किडनी में अगर पत्थर हो गया है, अगर 1 से 2 महीना तक रेगुलर 2 से 3 पत्ता पीस कर या ऐसे चबा कर खाली पेट अगर खाएगा तो उसका पत्थर जो होगा ना, ऑपरेशन ऑपरेशन कुछ भी कराना नहीं पड़ेगा, उसका पत्थर क्या हो जाएगा, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब विभाजित होकर टूट करके उसको गला करके निकाल देता है। ये पंचफुट्टी इतना पार होता है। हमारे यहाँ प्राकृतिक स्रोत बहुत ही मजबूत सब है, मतलब जितना भी जड़ी बूटी का बात करें तो हर बीमारी के लिए है, लेकिन हम जानते नहीं हैं इसलिए मानते नहीं हैं, ठीक है ना। हमें इंग्लिश को अपना रहे हैं, इंग्लिश भी ठीक है, इंग्लिश तात्कालिक काम करता है, लेकिन जड़ से कुछ कोई भी बीमारी को खत्म करना है तो आयुर्वेदिक ही मतलब जड़ से खत्म कर सकता है कोई भी बीमारी को, ठीक है ना। तत्कालिक काम करता है, अंग्रेजी दवाई जो होता है क्या होता है, तत्कालिक काम करता है, उसका जो होता है ना पावर कुछ ही दिन रहता है। लेकिन आयुर्वेदिक दवाई जो होता है ना, वो कोई भी बीमारी की अगर फिट हो जाए, ये यही बीमारी के लिए है, तो उसको पूरे जड़ से खत्म कर देता है, पूरे जड़ से। कैंसर जैसे बीमारी के लिए भी आयुर्वेदिक में उपचार है, लेकिन जानते नहीं है पूर्ण रूप से। चलिए, कृत्रिम विधियों का बात करें तो जैसे रोपण विधि होता है, रोपण विधि, तो ये आम का पौधा को आप अगर क्या करेंगे, आम का टहनी को वो इस तरह से होता है, मतलब ये कृत्रिम विधि से आप उसके नए पौधे उत्पन्न कर सकते हैं। कर्तन काट करके मतलब जैसे कि थोड़ा खुरच करके, ये टहनी है, यहाँ पर थोड़ा चाकू से क्या करिए, छील दीजिए, यहाँ पर मिट्टी देकर कपड़ा लपेट दीजिए, यहाँ से नए सिर हो जाएगा जैसे कि गुलाब का फूल में, तो नए, तो फिर इसको क्या कर सकते हैं आप, धरती में मतलब दसा करके नए पौधे को उगा सकते हैं। लेयरिंग, जैसे चमेली का पौधा, ठीक है ना, लेयरिंग करके। चलिए, हम उत्तक संवर्धन का बात करें तो इस विधि में शाखा के सिर से कोशिकाएं लेकर, अच्छा उत्तक संवर्धन, ये सबसे बहुत अच्छा बात है। उत्तक संवर्धन में क्या कहता है, उसके शाखा, उसकी मतलब शाखा से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रख देते हैं। जैसे कि मतलब कोई मतलब औरत अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाते हैं, तो जैसे भ्रूण का निर्माण होते हैं तो उस भ्रूण को निकाल करके क्या करता है कि डॉक्टर साहब, मतलब एक पालने वाला शिशु परख नली होता है जिसमें कि बच्चे को पाल सकता है, ठीक है ना, भ्रूण बनने के बाद बच्चे को पाल सकता है कृत्रिम विधि द्वारा। तो उसी तरह मान के चलिए वही कोशिका को निकाल करके वो शाखा से और उसको पोषण स्थान पर रख देगा, पोषण माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन कर क्या होता है, कोशिकाओं के गुच्छे जैसे कोलम कहते हैं में परिवर्तित हो जाती है। केलस की को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है जहाँ उसमें विभेदन होकर नए जीव का निर्माण होता है, जिसे फिर मिट्टी में रोपित कर देते हैं, जैसे आर्किक सजावटी पौधे ये सब जो होता है ये सब मतलब क्या होता है कि उत्तक संवर्धन द्वारा नए पौधे को उत्पन्न किया जा सकता है।
इसको याद कर लीजिए। इस विधि में शाखा के सिर से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। ठीक है ना, शाखा उत्तक संवर्धन याद रखिएगा। इस विधि में क्या करता है, शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर उसे पोषक माध्यम में रखा जाता है। वे कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे, जैसे केलस कहते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। केलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है, जहाँ उसमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है। जैसे फिर से मिट्टी में रोपित कर देते हैं, जैसे आर्किक सजावटी पौधे सब होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कायिक संवर्धन। कायिक संवर्धन के लाभ क्या सब है। कायिक संवर्धन के लाभ, कायिक संवर्धन के लाभ, बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब आदि के नए पौधे बन सकते हैं। केला, गुलाब आदि के नए पौधे बन सकते हैं कायिक संवर्धन के द्वारा। नए पौधे के आनुवंशिक रूप के जनक के समान होता है। नए पौधा आनुवंशिक रूप से जनक के समान होता है, आनुवंशिक गुण होता है पौधा में भी। ठीक है ना। बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है। ये कायिक संवर्धन के माध्यम से बीज रहित, यानी कि अगर आप कायिक संवर्धन के द्वारा आप अगर क्या करते हैं, कोई पौधा को उगाते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, बीज बहुत ही कम रहेगा। बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है। पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका है कायिक संवर्धन। ये जो है कायिक संवर्धन विधि पौधे उगाने का आसान तरीका है। अब हम लैंगिक जनन का दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे। इतना ही है, धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आप अगर मैट्रिक में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और रिकॉर्ड तोड़ना है 2023 में। ओके, धन्यवाद।